सर ये मान लिया जाए कि इस बार सुमित सुदेश के वोट काटेंगे आप? देखिए, निश्चित रूप से आज अगर हमने कांग्रेस पार्टी छोड़ी है तो सर्वप्रथम तो मैंने आपसे करीब 2-2.5 साल पहले कह चुका हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की थी जो मैं कांग्रेस में गया था। हम लोगों को वोट काटने होते तो ये पार्टी कम से कम 70 की 70 सीटों पर अपने प्रत्याशी लड़ाती। This show is presented by Jayashree College. करें अपने सपनों को साकार। उत्तराखंड 2022 चुनाव काफी करीब है। ऐसे में पगडंडी की टीम आज मौजूद है मतीन सिद्दीकी जी के पास, जो प्रत्याशी है पहली बार हल्द्वानी विधानसभा सीट से AIMIM के लिए। तो सर बहुत स्वागत है आपका पगडंडी पे। धन्यवाद, आप लोग हमारे पास आए हैं, हम आपको बहुत स्वागत करते हैं। और जो आपका चैनल है पगडंडी, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इसे बहुत ऊंचाई तक जाए और बहुत साफगोई से आप लोग काम कर रहे हैं, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सर सबसे पहला सवाल यही है कि कांग्रेस में आपने काम किया है, इंदिरा जी के साथ में, इंदिरा हृदय जी के साथ में आपने कंधा से कंधा मिलाकर इस पार्टी के लिए काम किया और अब आप AIMIM पे आए हैं। तो ये जो एक चेंज है, ये जो बदलाव है, इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, निश्चित रूप से आज अगर हमने कांग्रेस पार्टी छोड़ी है तो सर्वप्रथम तो मैंने आपसे करीब 2-2.5 साल पहले कह चुका हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की थी जो मैं कांग्रेस में गया था। और आज छोड़ने का मकसद भी वही रहा कि जहाँ हम लोगों की अनदेखी की जाए। हमारा तो मानना है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए, लेकिन किसी भी पार्टी में आज अक़लियत की बात करने वाला कोई नहीं है। चाहे वो तमाम कोई से भी दल है, XYZ, कांग्रेस है, सपा है, बसपा है या और क्षेत्रीय दल हैं। भारतीय जनता पार्टी से हम उम्मीद इसलिए नहीं करते हैं कि वो मानते हैं इस बात को कि भाई अक़लियत का वोट हमें नहीं मिलता। तो बात जहाँ तक कांग्रेस की रही है तो कांग्रेस छोड़ने का हमारा एक मकसद यही रहा है कि हम लोगों की बिल्कुल अनदेखी की जा रही थी और कहीं ना कहीं हम अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे थे, इसलिए हमने ये कदम उठाया। लेकिन सर आज भी जो मुस्लिम वोट है वो ज़्यादातर कांग्रेस पार्टी की तरफ ही रहा है आज तक भी। तो अब जब आप AIMIM में आ गए हैं तो क्या हमें ये मानना चाहिए कि इस बार सुमित हृदय यहाँ से खड़े हो रहे हैं तो वो जो मुस्लिम वोट आज तक कांग्रेस को गए हैं अब नहीं जाएंगे? निश्चित रूप से ऐसा नहीं है कि हमेशा कांग्रेस को गए हैं। 2017 और 2018 विधानसभा चुनाव और मेयर के चुनाव में ज़रूर कांग्रेस कह सकती है कि हल्द्वानी सीट से मुस्लिम वोट बहुसंख्यक तादाद में इनको मिला है, लेकिन ना उससे पहले मिला है और ना इस बार 2022 में इनको मिलने वाला है। तो सर ये मान लिया जाए कि इस बार सुमित हृदय के वोट काटेंगे आप? नहीं, निश्चित रूप से हम किसी का वोट काटने के लिए नहीं आए हैं। ये तो अपना अपना काम करने का तरीका है। अगर उन्होंने लोगों के लिए काम किया होगा तो लोग उन्हें वोट देंगे, और हम लोगों से जुड़े रहे हैं, हमने लोगों के काम किए हैं तो लोग हमें वोट देंगे। तो वोट काटने का तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत प्रचार किया जा रहा है कि भाजपा की B टीम है या वोट काटने के लिए खड़े किए गए हैं। मेरा सीधा सीधा कहना है कि अगर हम लोगों को वोट काटने होते तो ये पार्टी कम से कम 70 की 70 सीटों पर अपने प्रत्याशी लड़ाती। लेकिन मात्र 4 प्रत्याशी है मजलिस के लड़ रहे हैं और चारों सीटें ऐसी हैं जो मजबूती से लड़ रही हैं और हमें उम्मीद है कि चारों विधायक यहाँ से जीतेंगे। सर कांग्रेस के बाद AIMIM क्यों, ये पार्टी क्यों? निश्चित रूप से अब ये बात, आपका सवाल अच्छा है। मैंने जैसे आपसे अभी कहा कि कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो इस टाइम अक़लियत की या अल्पसंख्यकों की बात कर रही है। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है और स्टेट में भी है। तमाम समाज, चाहे वो महंगाई को लेकर हो, बेरोज़गारी को लेकर हो, किसानों की समस्याएं हों, छात्रों की समस्याएं हों और तमाम जो छोटी छोटी स्थानीय समस्याएं हैं, हर चीज़ से हर व्यक्ति परेशान है और इस सरकार से बदलाव चाहता था। लेकिन निश्चित रूप से हम तो ये कह सकते हैं कि यहाँ बदल बदल कर एक बार कांग्रेस और एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, लेकिन इस क्षेत्र का, उत्तराखंड का जो विकास होना चाहिए था, यहाँ के लोगों की जो अपेक्षाएँ थीं उत्तराखंड बनने के बाद, कोई भी सरकार उस पर खरी नहीं उतरी है। और हमारा सीधा मानना है कि अगर हम लोग AIMIM से खड़े हुए हैं तो हमारा ये कहना है सीधा सीधा कि एक सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ऐसे शख्स हैं जो संविधान को बचाने का काम कर रहे हैं। बाकी जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे भाजपा है, कांग्रेस है, ये कहीं ना कहीं संविधान को कुचलने का काम कर रहे हैं। तो हम लोग ये कहना चाहते हैं और बिल्कुल इस बात को ठोक कर कहते हैं कि खाली अल्पसंख्यकों की बात नहीं करते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो दलितों की बात भी करते हैं, वो और समाज की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में आज भारी तादाद में उन्होंने तमाम दलितों को, पंडितों को
और अन्य कास्ट के लोगों को भी टिकट दिए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय से या मुस्लिम समुदाय से ही लोग उनके यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन सर आप अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हैं और आपने यही बात बोली कि और पार्टीज़ इनकी बात नहीं करती हैं जो माइनॉरिटीज़ हैं उनकी। लेकिन अगर हम हल्द्वानी विधानसभा सीट की बात करते हैं, यहाँ पे अभी भी हिंदू वोट जो हैं वो ज़्यादा हैं, या हिंदू जो लोग हैं वो ज़्यादा हैं। ऐसे में अल्पसंख्यकों की पार्टी ओवैसी की अगर हम बात करें तो उनकी आइडियोलॉजी मुस्लिम आइडियोलॉजी रही है। इस आइडियोलॉजी के साथ में मैदान में उतरना कितना सही लगता है आपको? नहीं, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि मुस्लिम आइडियोलॉजी है उनकी। हमारा ये मानना है सीधा कि जिस समाज की कोई बात नहीं कर रहा है, आज हर आदमी हिंदू हिंदू की बात कर रहा है, सिख सिख की बात कर रहा है, दलित दलित की बात कर रहा है, तो अगर अल्पसंख्यकों की कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है, अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारी आवाज़ उठा रहे हैं, तो इसमें बुराई क्या है? तो हमारा ये मानना है कि ऐसा नहीं है कि फिर वही है जिस टाइम यहाँ आपदा आई थी तो सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी साहब थे, जिस टाइम उत्तराखंड में आपदा आई है, कि उन्होंने भारी संख्या में वहाँ से दवाइयाँ भेजी, लोगों को खाने के सामान भेजे और आर्थिक रूप से पैसों की भी उन्होंने मदद की है। तो ऐसा कहीं नहीं है कि उस आपदा में तो ये बात तो तय थी कि अल्पसंख्यक उसमें कहीं नहीं आए थे। जो यहाँ के बहुसंख्यक लोग हैं वही उससे प्रभावित हुए थे और उनकी मदद के लिए सबसे पहले अगर कोई शख्स खड़ा हुआ था तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब थे। लेकिन सर आप जनता को ये भरोसा कैसे दिलाएंगे? आप जानते हैं कि जनता में ये एक सोच है या ये एक ऐसा मुद्दा बना हुआ है, फिर जनता को, हल्द्वानी सीट की जो जनता है उसे कैसे भरोसा दिलाएंगे? नहीं, निश्चित रूप से हमने देखिए बहुत लंबे टाइम से, लगभग 25 साल से हम लोग राजनीति में हैं और हमारा भरसक प्रयास रहा है, चाहे वो यहाँ हमारे सब इस हल्द्वानी विधानसभा के हिंदू भाई हों, मुस्लिम हों, सिख हों, हमने हमेशा अपने शहर को बचाने का काम किया है। कभी भी कितने ही बड़े बड़े मसले हुए, कहीं ना कहीं बैठकर हमने उसका आसानी से हल निकाला है और कभी भी यहाँ का भाईचारा नहीं बिगड़ने दिया है। और आज भी हमारी सोच वही है, तमाम लोग वर्गों के लोगों से हमारी बात हो रही है और ये आपको देखने को मिलेगा जब पोलिंग निपटेगी, जिस टाइम काउंटिंग होगी, कि अन्य क्षेत्रों से भी हमें ठीक ठाक वोट मिलेंगे। और ये बात तय है, अल्पसंख्यकों के वोट तो सीधी सी बात है कि ज़्यादा तादाद में मिलेंगे। ये तो एक ऐसा गुलदस्ता रहा है हल्द्वानी, तो ख़ास तौर से क्योंकि गेटवे ऑफ कुमाऊँ है ये, तो यहाँ तो आपसी भाईचारा ऐसा रहा है। हम लोग तो एक ज़माने से देखते आ रहे हैं, आज 61-62 साल की हमारी उम्र हो गई है, कि हम एक दूसरे के त्यौहार में हमें यही नहीं पता चलता था कि होली हम कैसे खेलते हैं, रंग में एक पहचान नहीं पाते थे। ईद के त्यौहार पे वो हमारे साथ लोग रोज़े भी रखते थे और ईद पर हम साथ गले भी मिलते थे। दिवाली पे हम लोग उनके यहाँ सारे कामों में जाते थे। मेरा छोटा भाई अब्दुल रऊफ सिद्दीकी था, वो तो तमाम कार्यक्रमों में, इवन एक बार रामलीला ग्राउंड जैसी जगह में दशहरे का चीफ गेस्ट वो रहा है। तो यहाँ का जो आपसी भाईचारे का गुलदस्ता है, उसे तो आप उसकी कोई मिसाल कहीं मिल ही नहीं सकती है। तो सर फिर भी अगर जनता के किसी मुद्दे के साथ आप अभी मैदान में उतरे तो वो कौन सा एक मुद्दा है? नहीं, जनता के देखिए, अब सीधी सी बात है, ये मैंने जैसे आपसे कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के लिए यहाँ कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं। यहाँ के मुख्य मुद्दे हैं, रेलवे का एक मसला ऐसा है जो लगभग 2007 से पेंडिंग है। कोई सरकार, चाहे भारतीय जनता पार्टी की या कांग्रेस की, इनकी कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। 2007 से लेकर 2016 तक हम ही लोग सुप्रीम कोर्ट से भाग भाग कर इसके लिए बार बार स्टे लाए हैं। और नहीं तो जिस दिन भी रेलवे ने अगर वो स्टे वगैरह खारिज हुए तो कम से कम 50 से 60 हज़ार की आबादी एक तरफ से ख़त्म कर दी जाएगी। और इसमें भी सिर्फ भेदभाव हमारे साथ हम इसलिए कहना चाहते हैं क्योंकि जो आप रेलवे वाले जो मुद्दा अपना उठा रहे हैं या बताते हैं कि इंक्रोचमेंट है, तो वो सिर्फ हमेशा रेलवे स्टेशन से लेकर और इंदिरा नगर तक सीमित कर देते हैं। हमारा मानना है कि अगर ईमानदारी से रेलवे को काम करना है या इन सरकारों को काम करना है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को, तो आप उसे काठगोदाम से शुरू क्यों नहीं करते, जहाँ से रेलवे की लाइन स्टेशन लास्ट स्टेशन है वहाँ से शुरू होता है। आप वहाँ से एक स्केल नाप दीजिए कि यहाँ से इतने फीट इतने मीटर तक रेलवे की जगह है, एक सा ऊपर से करते हुए लाइए और नीचे लाल कुआं तक जहाँ तक भी आबादी है वहाँ तक लेकर जाइए, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन ख़ास तौर से एक अल्पसंख्यक एरिया को आप टारगेट करेंगे तो वो कहीं बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरी ओर एक इतना बड़ा यहाँ ट्रेंचिंग ग्राउंड बिल्कुल इतनी बड़ी आबादी में बना दिया गया है, जहाँ पर आज स्थिति हमारे क्षेत्र में ये हो गई है कि यहाँ टीबी के मरीज़ों की, कैंसर के मरीज़ों की, सांस के मरीज़ों की दिन दूनी रात चौगनी तरक्की हो रही है। मतलब बेहिसाब बढ़ रहे हैं मरीज़, और एक समय वो आएगा कि शायद यहाँ सांस लेना ही भारी हो जाएगा। तमाम लोग प्रयास कर चुके हैं, सर इंदिरा जी से भी कहा गया, जो मेयर हैं उनसे भी कहा गया, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए कोई सुनवाई नहीं है। इसके अलावा यह छोटी छोटी समस्याएँ हैं, इतने बड़ी आबादी में 1.5 से 2 लाख की आबादी, कोई अस्पताल नहीं है, अच्छे कॉलेज स्कूल नहीं है, बच्चों के लिए कोई पार्क नहीं है, तो सड़कों की बुरी हालत है, सब गड्ढे हैं। तो विकास के नाम पर हम शून्य हैं। वोट हमारा ज़रूर चाहिए सारे दलों को, लेकिन विकास के नाम पर हम शून्य हैं। हमने हमेशा सड़क पर लड़कर अपने लोगों की लड़ाइयाँ लड़ी हैं और उन्हें किसी न किसी अंजाम तक पहुँचाया है। तो हमारी यहाँ की इस क्षेत्र की और हल्द्वानी की आवाम इस बात को जानती है।
जो संघर्ष हम सड़क पर अगर रहकर कर सकते हैं तो विधानसभा में भी निश्चित रूप से मजबूती के साथ अपनी बात उठाएंगे और जितने भी यहाँ के ये मुद्दे हैं उन्हें तो आपका एक आंदोलनकारी का एक चेहरा रहा है, आपको आंदोलनकारी की तरह लोग जानते हैं, लेकिन अब जनता में फुसफुसाहट उठने लगी कि आप राजनीति पे आए हैं तो आप स्लो हो गए हैं या बैठ गए हैं या कमज़ोर पड़ गए हैं। कितना सहमत हैं आप इस बात से? निश्चित रूप से देखिए, पर फिर वही आपसे बात आई है कि जब तक मैं इंडिपेंडेंट था अपना, चाहे समाजवादी पार्टी में था, कांग्रेस में जाकर मैंने फिर वही माना कि ये 5 साल वाकई हमारे लिए भी और हमारे समाज के लिए भी बहुत माइनस में गए हैं। हमें कहीं ना कहीं कांग्रेस के दबाव में रहना पड़ा था और इसीलिए हमने इस कांग्रेस से छुटकारा पाया है कि हम कम से कम अपनी लड़ाई खुद लड़ सकें, हम अपनी आवाज़ उठा सकें, हमारा कोई गला ना दबाए, हमें यह ना समझाए कि आपको ये बात नहीं करनी है। तो हम इसलिए बिल्कुल फ्री हैंड होकर अपना काम करना चाहते हैं, अपने लोगों की आवाज़ उठाना चाहते हैं, इसीलिए हमने आज कांग्रेस पार्टी छोड़ी भी है। सर, अभी जो हल्द्वानी की स्थिति है और AIMIM को आप सामने लेके आ रहे हैं, उस हिसाब से आपको क्या लगता है कि जनता के सामने अगर आप जाएंगे तो आप कैसे उनको ये बात बोलेंगे कि AIMIM हल्द्वानी के लिए एक सही पार्टी है जिस आइडियोलॉजी से AIM चल रही है? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, मैंने जैसे आपसे कहा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ऐसे हैं कि जिन्होंने संविधान बचाने के लिए कदम उठाए हमेशा, और हमारी भी कोशिश यही रही है कि आपसी भाईचारा बना रहे और संविधान बचा रहे इस देश का। उसी लिए हम लोग आए हैं और वही उनकी बातें, अपनी बात और उनकी बात लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं और हमें अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। और ये जनता को उम्मीद है कि हमने जब जब जिस मुद्दों को उठाया है उन्हें कहीं ना कहीं अंजाम तक पहुंचाया है, चाहे वो शनि बाज़ार के मुद्दे हों, चाहे ये रेलवे के मुद्दे रहे हों, या इसके अलावा ग्वाला के मुद्दे लोगों के जुड़े रहे हैं, घोड़ा बुग्गी वालों के, जितनी बड़ी बड़ी समस्याएं लोगों की यहाँ रही हैं, हमने उनके सड़कों पर लड़ाई लड़ी है और उससे कहीं ना कहीं उसका हल निकला है। तो जनता को इस बात की पूरी उम्मीद है कि हमारी कोई लड़ाई लड़ सकता है तो अब्दुल मतीन सिद्दीकी लड़ सकता है और वो हमारे साथ है। सर, आखिरी सवाल आपसे लेती हूँ कि आपने मेयर का चुनाव भी लड़ा था और आप बहुत करीबी उसमें रह गए थे, तो आपको लगता है कि उस चुनाव का आपको यहाँ पे अब फ़ायदा मिल सकता है? निश्चित रूप से मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस टाइम मैं समाजवादी पार्टी में ज़रूर था, लेकिन उस टाइम हमें साइकिल का चिन्ह नहीं मिला था, पतंग का निशान हमें मिल गया था इत्तेफाक से। और आज फिर हमारी किस्मत अच्छी है कि उस बार पतंग इतनी ऊंचाई से उड़ी थी। अब वो कुछ हालात ऐसे रहे कि चुनाव हम भले ही हारे हैं, लेकिन चुनाव हम हारे नहीं थे। और आज भी वही उम्मीद है कि लोग पतंग को उसी जोश और खरोश के साथ उड़ाने के लिए तैयार हैं कि इस बार अपने भाई को विधायक बनाकर रहेंगे। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके समय के लिए, आपकी बातों के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि जनता तक हर एक बात पहुंची होगी और जिस तरह से पगडंडी की टीम ने आपसे वादा किया है कि हम आपको हर एक प्रत्याशी के पास लेके जाएंगे, उनकी हर एक बात आपके सामने रखेंगे, तो हम उम्मीद करते हैं जिससे कि आप 2022 की जो इलेक्शन है उसके लिए चुन सके एक बेहतर विधायक अपने शहर के लिए, अपनी विधानसभा सीट के लिए, और चुन सके एक पार्टी जो उत्तराखंड को आगे बढ़ने में मदद कर सके। तो बने रहिए पगडंडी टीम के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कॉलेज अल्मोड़ा आपको होटल मैनेजमेंट के साथ ही पैरामेडिकल और मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी सफल बनाता है। यहाँ आपके लिए डिजिटल क्लासरूम के साथ ही आपको मिलती है मॉडर्न कंप्यूटर लैब्स, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल, वाईफाई इनेबल कैंपस और एक होमली एनवायरनमेंट। तो देर किस बात की, करिए अपने सपनों को साकार। जय श्री कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड प्रोफेशनल स्टडीज।